नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। पिछली वीडियो में हमने जैसा देखा था पार्ट 2 में आगे एग्रीगेट डिमांड के उसके कंपोनेंट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। एग्रीगेट डिमांड के फर्स्ट के उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले कंपोनेंट का नेम था, क्या था वो? कंजप्शन, जिसे कंजप्शन को हम जानते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नेम से भी। प्राइवेट फाइनेंस जो हाउस होल्ड्स द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया खर्चा, वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड था हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि निवेश हो गया, यानी मशीनरी के परचेज पर या लैंड एंड बिल्डिंग के परचेज पर जो कि हम निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। थर्ड हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा खर्चा किया जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पर। नेट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का पार्ट है। एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिमांड गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि गुड्स की डिमांड की जा रही है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, वो हमारा एक्सपोर्ट का पार्ट आ गया। इंपोर्ट क्या रेफर करेगा? इंपोर्ट रेफर्स टू द डिमांड द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड और एब्रोड, जो गुड्स एब्रोड में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये तो था हमारा जो कुछ कंपोनेंट्स का पॉइंट्स जो कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे। अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये देखिए एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जो कर्व है, ये कर्व कैसे हुए पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे? एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट जैसे कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट। अब एग्रीगेट डिमांड का ये कर्व दिया गया है। एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे कि ये कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व सबसे ऊपर है, स्लोप जा रहा है। ठीक है, और फिर ये कंजप्शन है जो कि इनकम से ऊपर है, और इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पर ऑटोनोमस है। तो ये कर्व बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीज ऑफ इनकम, इंक्रीज ऑफ कंजप्शन। मतलब इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में कंजप्शन है प्लस में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बार का साइन है, जो कि क्या डिनोट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी क्या है? ऑटोनोमस है। ठीक है, फिर हमारा आता है एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट आता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या डिनोट करता है? इनकम को डिनोट करता है। इनकम इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई। इनकम को हम क्या नेशनल इनकम भी डिनोट करते हैं, हमारी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय इनकम। नेशनल इनकम इक्वल टू में क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू में क्या बनता है? कंजप्शन प्लस में एक सेविंग। या तो हम कंज्यूम करेंगे, या तो हम उपभोग करेंगे वस्तुओं का और सर्विस सेवाओं का, या तो सेविंग्स, या फिर हम बचत करेंगे उसकी वस्तुओं और सेवाओं का। कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या दिखाता है? कंजप्शन फंक्शन देखिए, कंजप्शन फंक्शन है ये, कई बार ए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व पूछ लिया जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा? एक लाइन जाएगी, मतलब एक्स वाई, ये कंजप्शन शो हो रहा है, हमें डिनोट कर रहा है, नीचे इनकम है, और ये जीरो से ये होगा 45 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई के लिए। ठीक है, और कंजप्शन फंक्शन में क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट इनकम चेंजेस आवर कंजप्शन इज ऑल्सो चेंजेबल। जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज होती है, हमारा कंजप्शन भी क्या है? चेंजेबल होने लग जाता है, मतलब वो भी उस रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन क्या कहला रहा है? ये देखिए कंजप्शन फंक्शन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एक बार और फिर देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, जिसे इस ग्राफ के थ्रू ही समझा जा सकता है। ग्राफ में क्या है? पहले एक कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जहाँ पर कंजप्शन इनकम के बराबर हो गया, फिर इनकम बढ़ रही है और कंजप्शन कम हो गया। तो इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे एपीसी और एमपीसी, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो आइए देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में जो पहला पॉइंट है तब वो क्या है? अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पहला पॉइंट है, जैसे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया कंजप्शन अपॉन में इनकम, जिसमें एपीसी मोर देन 1, एपीसी इक्वल टू 1, एपीसी लेस देन 1, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए इनके मीनिंग को जानते हैं। द मीनिंग ऑफ एपीसी इज मोर देन 1 डेट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए अब कुछ भी नहीं करना, हमें वो ग्राफ माइंड में लाना है जो कि हमारा कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ था। ठीक है, अब क्या एपीसी ज़्यादा है 1 से। 1 क्या हमें डिनोट कर रहा है? इनकम को डिनोट कर रहा है। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर कंजप्शन जो हमारा उपभोग है वो इनकम आय के बराबर हो गया, वहाँ पर क्या है? उस पॉइंट पे क्या है? एपीसी इज मोर देन 1, मतलब एपीसी इनकम से ज़्यादा है, मतलब एक पॉइंट जहाँ पर कंजप्शन जो इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही थी और कंजप्शन क्या है? उसके ऊपर था। तो एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी उसके एपीसी क्या है? इनकम से ज़्यादा है। एपीसी इक्वल टू 1 क्या डिनोट कर रहा है? जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहाँ पर कंजप्शन बराबर हो गई इनकम के, मतलब उपभोग बराबर हो गया आय के। थर्ड है एपीसी इज लेस देन 1, किस टाइम पर? देन इनकम इंक्रीज एंड कंजम्पशन डिक्रीज
दिस पॉइंट इज कॉल्ड APC इज लेस देन 1। इस APC मतलब कंजप्शन जो है इनकम से कम हो गया, कंजप्शन हम कंज्यूम कम कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा है हमारी, इनकम इंक्रीज हो गई, कंजप्शन डिक्रीज हो गई। क्या डिनोट कर रहा है, मतलब हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जो वो कम हो गई हमारी। APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, तो डिजायर टू कंज्यूम इज डिक्रीज, जो हमारी डिज़ायर थी ना, जो हमारी इच्छा थी, चाह थी, जैसे अब APC फॉल हो गया हमारे इनकम, जैसे हम किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हैं, अब वो हमें मिल गई, अब तो फिर हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हम सेव करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी जो डिज़ायर है कंज्यूम करने की वो कम हो जाती है। APC कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अब कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उपभोग ही कभी जीरो नहीं होगा, तो उसका एवरेज भी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड इफ कंजप्शन इज नेवर बी जीरो सो इट्स एवरेज ऑल्सो नॉट बी जीरो। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, तो उसका एवरेज भी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से MPC के बारे में, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, जिसकी वैल्यू MPC की वेरी करती है बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में, राइट। और उसके बाद MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। आइए इसके मीनिंग समझते हैं हम। अब देखिए MPC क्या कहलाता है, एडिशनल इनकम को डिनोट करता है, जो हम स्पेंड करेंगे ये हमारे इस पे डिपेंड करेगा। अभी इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी थी 10,000, वो इंक्रीजेबल हो गई 20,000, तो एडिशनल कितनी है 10,000। तो अब 10,000 की 10,000 अगर हम पूरी स्पेंड कर देंगे, इफ़ आई स्पेंड ऑल द इंक्रीज ऑफ सैलरी, मतलब 10,000 जो इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी का, वो अगर हम पूरी स्पेंड कर देंगे, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम है वो हो जाएगा इक्वल टू 1। एंड इफ़ आई सेव्ड इट, अगर हम उसे सेव कर लेते हैं, जो 10,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ है एडिशनल इंक्रीमेंट, उस को पूरा का पूरा एडिशनल इंक्रीमेंट को अगर हम सेव करके रख लेते हैं, तो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये डिनोट करता है हमारे को कि एडिशनल जितना भी हमें इनकम हुआ है, एडिशनल इनकम को या हम पूरा पूरा का पूरा स्पेंड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, उसको डिनोट करता है ये बेसिकली। अगर हम पूरा का पूरा स्पेंड कर देते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर हम सेव करते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम हमारा हो जाएगा 0। MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, MPC जो मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा होता है पुअर का, इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ठीक है, रिच क्या करते हैं, उनकी डिज़ायर जो है खर्चा करने की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि वो मतलब चीज़ों को ख़रीदते रहते हैं और एडिशनल इनकम उनको पता नहीं कहाँ खर्च करना है, तो उनकी जो खर्च करने की जो एडिशनल इनकम की है वो बहुत कम होती है, वो सेव करके रखते हैं क्योंकि इनकम ही इतनी ज़्यादा है उनके पास। पुअर क्या है, नीड, उनकी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट ही ख़त्म नहीं होती, तो जितनी भी उनको एडिशनल जो इनकम भी मिलती है ना, वो भी उनको खर्च हो जाती है, क्योंकि उनको उनको नीड है और उनको उनकी ये रिक्वायरमेंट है। अब थर्ड पॉइंट आता है MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। MPC फॉल होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि डिज़ायर टू स्पेंड सैलरी इज डिक्रीज, मीन्स एडिशनल सैलरी इंस्टेड ऑफ स्पेंड इट स्टार्टेड टू सेव्ड इट। मतलब जैसे एडिशनल इंक्रीमेंट जो हुआ हमारी सैलरी का, तो हमारी जो एक टाइम पे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पाने की, उसको खर्च करने की, उसके ऊपर डिज़ायर कम होती जाती है। तो तो जैसे जैसे कम हो गई हमारी डिज़ायर, तो इससे क्या होगा, हम उसको फिर खर्च करने के बजाय सेव करने लग जाएंगे, बचत करने लग जाएंगे। तो इससे क्या है, MPC जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है फॉल हो जाता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। सक्सेसिव इंक्रीज, जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है हमारी आय में, वैसे हमारा MPC डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आज की वीडियो में हमने देखा MPC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसके कंजप्शन फंक्शन के थ्रू इसे समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट में देखेंगे, ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।